नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। रिएक्ट एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसे सुधारें। हमारे पास जो मटेरियल है वो इसी ऑप्टिमाइजेशन पर है। हाँ बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि आजकल स्पीड ही सब कुछ है। सही बात है। मतलब लक्ष्य यही है कि समझे कि कैसे रिएक्ट एप्स को तेज, हल्का और एक अच्छा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देने वाला बनाया जा सकता है। क्योंकि धीमी ऐप तो कोई नहीं चाहता, लोग छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। और तेज ऐप का फायदा सिर्फ यूजर को नहीं, एसईओ में भी है, कन्वर्जन रेट्स भी बढ़ते हैं। तो सवाल ये कि शुरू कहाँ से करें, मतलब पहला स्टेप। हाँ, पहला कदम क्या हो? देखो, सबसे पहला सबसे जरूरी नियम, अंदाजा बिल्कुल मत लगाओ, पहले मापो। अच्छा। हाँ, पहले देखो कि प्रॉब्लम है कहाँ, वरना पता चला मेहनत कहीं और कर रहे हैं और दिक्कत कहीं और है। हाँ, ये तो है, गैस वर्क नहीं। तो कौन से टूल्स हैं जो इसमें मदद करते हैं, कैसे मापें? कई अच्छे टूल्स हैं। एक तो रिएक्ट का अपना प्रोफाइलर है। हाँ, सुना है। वो बताता है कि कौन सा कंपोनेंट कितना टाइम ले रहा है, कितनी बार बेवजह रेंडर हो रहा है, ये सब। ओके। और ब्राउजर के डेव टूल्स? हाँ, ब्राउजर डेव टूल्स का जो परफॉर्मेंस टैब है वो बहुत पावरफुल है। सीपीयू यूसेज, रेंडरिंग बॉटलनेक्स, सब पता चल जाता है उससे। और एक लाइट हाउस भी होता है ना, वो ओवरऑल हेल्थ बताता है। हाँ, लाइट हाउस एक अच्छा ओवरव्यू देता है। कोर वेब वाइटल्स वगैरह चेक करने के लिए बढ़िया है, जैसे पेज लोड स्पीड, इंटरैक्टिविटी। ठीक है। और बंडल साइज देखने के लिए वेबपैक बंडल एनालाइजर ये दिखाता है कि आपकी ऐप में कौन सी लाइब्रेरीज कितनी जगह ले रही हैं। फोकस उन हॉटस्पॉट्स पर रखना है जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। समझ गया। तो मान लीजिए हमने माप लिया, अक्सर क्या निकलता है, मतलब रिएक्ट एप्स धीमी क्यों होती हैं ज्यादातर? एक बहुत ही कॉमन वजह है कंपोनेंट्स का बेवजह री-रेंडर होना। अच्छा। रिएक्ट में क्या होता है, जब स्टेट या प्रॉप्स बदलते हैं तो वो कंपोनेंट और उसके अंदर के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स को री-रेंडर कर देता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे रोकें? एक तरीका है रिएक्ट मेमो यूज करना। रिएक्ट मेमो? हाँ, ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। ये आपके कंपोनेंट को तभी री रेंडर करेगा जब उसके प्रॉप्स असल में चेंज हुए हों। ओके, ये तो अच्छा है। हाँ, पर इसमें एक पेंच है। पेंच? क्या? अगर आप प्रॉप्स में फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं तो रिएक्ट मेमो अकेला काफी नहीं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर रेंडर पर फंक्शन या ऑब्जेक्ट का नया रेफरेंस बन जाता है। तो रिएक्ट मेमो को लगता है कि प्रॉप्स बदल गए, भले ही अंदर वैल्यू सेम हो। अरे हाँ, ये रेफरेंशियल इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम, ये तो फंसा देती है। हाँ, इसका क्या इलाज है फ्रेंड? यहीं पर काम आते हैं यूज कॉलबैक और यूज मेमो हुक्स। अच्छा, यूज कॉलबैक और यूज मेमो। हाँ, यूज सेलेबैक फंक्शन के रेफरेंस को मेमोराइज करता है, मतलब उसे बार बार नया बनने से रोकता है जब तक उसकी डिपेंडेंसी ना बदलें। सही। और यूज मेमो? यूज मेमो किसी वैल्यू को मेमोराइज करता है, जैसे कोई कैलकुलेशन का रिजल्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट। तो जब आप इन्हें react.memo के साथ सही से इस्तेमाल करते हैं तब बेवजह की री-रेंडरिंग रुकती है। समझ गया। और लिस्ट्स का क्या? उनमें भी कुछ ध्यान रखना होता है, वो की वाली बात। बिल्कुल। लिस्ट्स में हर आइटम को एक स्टेबल और यूनिक की देना बहुत बहुत जरूरी है। इससे रिएक्ट को पता चलता है कि कौन सा आइटम ऐड हुआ, हटा या बदला। और इंडेक्स को की तरह यूज नहीं करना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। खासकर अगर लिस्ट बदल सकती है, आइटम्स आगे पीछे हो सकते हैं, इंडेक्स को की बनाने से बहुत अजीब बग्स आ सकते हैं, परफॉर्मेंस भी खराब होती है। हमेशा कोई यूनिक आईडी यूज करें। ठीक है, ये तो ही कंपोनेंट लेवल की बात है। पर कभी कभी दिक्कत तब आती है जब लिस्ट बहुत लंबी हो, मतलब हजारों आइटम्स हों। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हजारों डॉम नोड्स एक साथ रेंडर करना ब्राउजर के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन? इसका सबसे अच्छा तरीका है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन? हाँ, लाइब्रेरीज हैं जैसे रिएक्ट विंडो या रिएक्ट वर्चुअलाइज्ड। ये क्या करती हैं कि सिर्फ उतने ही आइटम्स को डॉम में रेंडर करती हैं जितने उस समय स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। अच्छा। जैसे ही यूजर स्क्रॉल करता है वो पुराने आइटम्स को हटा देती है और नए वाले ले आती हैं। इससे परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इसके अलावा पैजिनेशन या इन्फिनिट स्क्रॉल भी तो होते हैं। हाँ, वो भी अच्छे विकल्प हैं, खासकर अगर वर्चुअलाइजेशन सेटअप करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। पैजिनेशन मतलब पेज में बांट देना, और इन्फिनिट स्क्रॉल मतलब जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करो और लोड होते जाएं। ठीक है, अब आते हैं ऐप की शुरुआती लोडिंग पर। मतलब जब यूजर पहली बार ऐप खोलता है, वो टाइम कैसे कम करें? इसके लिए सबसे जरूरी है कोड स्प्लिटिंग। हाँ, मतलब पूरी ऐप का जावास्क्रिप्ट कोड एक साथ यूजर को भेजने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अच्छा, कैसे? react.lazy और डायनामिक इंपोर्ट सिंटैक्स का इस्तेमाल करके।
इससे आप कंपोनेंट्स को ऑन डिमांड लोड कर सकते हैं, यानी जब उनकी ज़रूरत पड़े। जैसे अलग अलग पेज या रूट्स के लिए अलग बंडल। बिल्कुल, ये रूट लेवल कोड स्प्लिटिंग सबसे कॉमन है। और जब कोई हिस्सा लोड हो रहा हो तो सस्पेंस कंपोनेंट यूज करके आप एक लोडिंग इंडिकेटर दिखा सकते हैं। ये बढ़िया। इससे इनिशियल लोड टाइम काफी कम हो जाता होगा। हाँ, काफी। और कोड स्प्लिटिंग के साथ साथ बंडल साइज कम करना भी जरूरी है, जो वेबपैक बंडल एनालाइजर से पता चलता है। हाँ, वो भारी लाइब्रेरीज वाली बात। एग्जैक्टली। देखो कौन सी लाइब्रेरी ज्यादा जगह ले रही हैं, क्या उनका कोई छोटा विकल्प है, क्या आप ट्री शेकिंग का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ट्री शेकिंग वो क्या है? वो एक प्रोसेस है जो आपके फाइनल बंडल से वो सारा कोड हटा देती है जो आपने इंपोर्ट तो किया है पर कहीं यूज नहीं किया। बिल्ड टूल्स आजकल ये करते हैं। अच्छा, अनयूज्ड कोड हटाना। ओके। हाँ, और कई बार पूरी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती, उसके कुछ फंक्शंस ही चाहिए होते हैं, तो शायद कोई छोटी फोकस्ड लाइब्रेरी मिल जाए या आप खुद ही वो फंक्शनैलिटी लिख लें। सही है। और एसेट्स, इमेज वगैरह? अरे हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो। कैसे? मॉडर्न फॉर्मेट्स यूज करो जैसे WebP या AIVF। ये JPEG PNG से छोटे होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। उन्हें कंप्रेस करो और लेजी लोडिंग लगाओ। लेजी लोडिंग मतलब इमेज तभी लोड हो जब यूजर स्क्रॉल करके उसके पास पहुंचने वाला हो। शुरू में सारे इमेज लोड करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सर्वर पर gzip या ब्रॉडली कंप्रेशन ऑन रखो और स्टैटिक फाइल्स जैसे JS, CSS, इमेजेस के लिए CDN यूज करो। CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हाँ, वो आपकी फाइल्स को दुनिया भर के सर्वर्स पर कॉपी कर देता है, तो यूजर को उसके नजदीकी सर्वर से फाइल्स मिलती हैं, जल्दी लोड होती हैं। वाह। तो मतलब मापने से शुरू करके री रेंडरिंग रोकना, लिस्ट संभालना, कोड स्प्लिट करना, बंडल साइज घटाना, एसेट्स ऑप्टिमाइज करना, काफी सारे पहलू हैं। हाँ, और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐप जैसे जैसे बढ़ती है, परफॉर्मेंस पर नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल, डेवलपर कई बार बहुत छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशंस में फंस जाते हैं। हर जगह यूज मेमो लगाने की कोशिश करना। हाँ, माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, और दूसरी तरफ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हैं जैसे कोड स्प्लिटिंग या वर्चुअलाइजेशन। तो प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में ये बैलेंस कैसे बनाएं? कब छोटी चीजों पर फोकस करें और कब बड़े बदलाव प्लान करें, ये सोचना शायद सबसे जरूरी है। सही कहा। वो संतुलन ढूंढना ही असली चुनौती है।